स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। अपना उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले खबर सीएम धामी से जुड़ी हुई। आज हल्द्वानी के दौरे पर सीएम धामी नेशनल गेम्स की मशाल को दिखाएंगे हरी झंडी। कुमायूं के जिले में जाएगी मशाल। कुमायूं से ही गढ़वाल के जिले में जाएगी। खिलाड़ियों के हाथ में मशाल देंगे सीएम धामी। नेशनल गेम्स की शुरुआत उत्तराखंड में होने वाली है और इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम। आज हल्द्वानी के दौरे पर सीएम धामी नेशनल गेम्स की मशाल को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम। कुमाऊं के जिले में जाएगी मशाल। कुमाऊं से ही गढ़वाल के जिले में जाएगी। खिलाड़ियों के हाथ में मशाल देंगे सीएम धामी और इस मशाल के जरिए उत्तराखंड के अन्य जिलों में विभिन्न जिलों में ये मशाल यात्रा जाएगी और लोगों को नेशनल गेम के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज का मुख्यमंत्री का प्रस्तावित कार्यक्रम। और वहीं देहरादून में आज चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। बीजेपी टिकट के दावेदारों पर आज फैसला लेगी। नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों पर मंथन। महापौर के लिए गठित पैनल को हाईकमान भेजा जाएगा। 3 नामों का पैनल संतुष्टि के साथ हाईकमान जाएगा। हाईकमान के मुहर के बाद दावेदारों की घोषणा होगी। सभी निकायों के लिए 3 नामों का पैनल गठित। बैठकों में सभी पैनलों पर एक बार फिर चर्चा होगी। आगामी चुनाव को देखते हुए, आगामी चुनाव के मद्देनजर आज चुनाव संचालन समिति की देहरादून में बैठक होगी, जिसमें बीजेपी टिकट के दावेदारों पर आज फैसला लेगी। नगर पालिका नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों पर मंथन। वहीं महापौर के लिए गठित पैनल को हाईकमान भेजा जाएगा। 3 नामों का पैनल जो है वो संतुष्टि के साथ हाईकमान जाएगा। हाईकमान की मुहर के बाद दावेदारों की होगी घोषणा। सहयोगी शुभांगी भट्ट अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, आज चुनाव संचालन समिति की बैठक है, क्या कुछ अपडेट है इससे जुड़ा हुआ? क्या कुछ अहम मुद्दे, अहम फैसले हो सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए बीते 2 दिनों से लगातार भाजपा मुख्यालय में बैठकों का दौर जो है वो जारी है। सबसे पहले कुमाऊं मंडल के जो पर्यवेक्षक रहे, जो वहां के जिला अध्यक्ष रहे, तमाम लोगों के साथ पहले बैठकें की। उसके बाद कल का दिन जो था वो गढ़वाल मंडल के लिए जो वहां के जिला अध्यक्ष थे, पर्यवेक्षक थे, महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में जो है कल बैठक हुई। और आज चुनाव संचालन समिति की आज बैठक है, जिसमें आज हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की जो अभी तक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जो अभी तक बैठकें ली हैं, उसमें अभी पैनल तैयार किया गया है, जिस पर आज दोबारा से मंथन होगा। चुनाव संचालन समिति की आज बैठक होगी। तमाम दिग्गज बड़े नेता जो है इस बैठक में आज शामिल होने वाले हैं और जो अभी तक पैनल तैयार किए गए हैं, जिन नामों को अभी तक फाइनल किया गया है गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बैठकों के दौरान, उस पर भी आज चर्चा होगी कि आखिर कितने जिताऊ उम्मीदवार ये हो सकते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त सबसे बड़ा जो काम है वो यही है कि आपको अपना एक जिताऊ उम्मीदवार ढूंढना है। और ऐसे में क्या कुछ उसके पीछे फैक्टर्स हो सकते हैं, कितना किसके क्षेत्र में उसकी पहुंच है, कितना उसकी लोकप्रियता है, इस पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे में आज जो है तमाम बड़े दिग्गज नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और ऐसे में जो पैनल तैयार किए गए हैं उन पर चर्चा होगी। नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्षों के लिए आज चर्चा होगी और महापौर के पद के लिए जो नाम अभी तक तैयार किए गए, बताया जा रहा है कि 3 नामों का पैनल जो है वो अभी तक उस पर मंथन हुआ है। ऐसे में आज उस पर फाइनल मंथन करने के बाद हाईकमान को नाम जो है वो भेजे जाएंगे और हाईकमान इस पर मुहर लगाएगा। उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा जो है जल्द ही की जाएगी। बिल्कुल शुभांगी, देखिए महापौर के लिए जो गठित पैनल है उसको तो हाईकमान भेजा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की जो पेच है वो महापौर की सीटों पर लेकर थोड़ी फंसती हुई नजर आई। बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए इस बार हमने देखा कि किस तरीके से बड़ी संख्या में दावेदारों ने दावेदारी की है और ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ भी नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी संख्या में भाजपा में लोग जो है वो शामिल हुए हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने दावेदारी की है। तो ऐसे में किसको टिकट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, इसमें ही कहीं ना कहीं उलझन में भाजपा नजर आ रही थी। खासकर मेयर के पद के लिए लगातार बड़ी संख्या में लोग दावेदारी करते हुए नजर आए और ऐसा था कि कई बार जो बड़े नाम है वो दावेदारी करते नजर
नजर आए, तो इसमें जरूरी हो जाता है कि आप उस पर मंथन करें, चर्चा करें और कई बार चर्चा करें ताकि आप जिताऊ उम्मीदवार को उठा सके। ऐसे में अभी तक जो नामों का पैनल बताया जा रहा है, 3 नामों का जो पैनल है वो तैयार कर लिया गया है, जो कि हाईकमान को भेजा जाएगा और तमाम चीजों को देखते हुए ये पैनल जो है वो तैयार किया गया है कि आखिर ये जो उम्मीदवार है उसकी यहाँ पर कितनी पकड़ है, कितने वो जनता के बीच जाते हैं, कितना वो जनता के मुद्दे उठाते हैं और क्या जनता के बीच उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि उसके बाद ही उन्हें वोट मिलेंगे, इसीलिए उनको टिकट दिया जाएगा। तो इन तमाम फैक्टर्स पर जो है लगातार मंथन किया जा रहा है। कुमाऊं गढ़वाल मंडल की जो बैठक हुई उसमें भी मंथन किया गया, महापौर के पद के लिए भी मंथन किया गया और आज फाइनल, क्योंकि आज चुनाव संचालन समिति की बैठक है, ऐसे में तमाम जो दिग्गज नेता है उन सभी से रायशुमारी जो है वो की जाएगी और उसके बाद हाईकमान को भेजा जाएगा और जिसके बाद मुहर लगने के बाद जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल शुभांगी, आप अपनी नजर इस पर बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल की इमरजेंसी को लेकर आ रही शिकायतों के बाद अब अस्पताल प्रशासन ने एक निर्णय लिया है, जिससे मरीज को भर्ती कराने में तीमारदारों को भटकना नहीं पड़ेगा, न ही डॉक्टरों को खुशामद करनी पड़ेगी। साथ ही अस्पताल के अलग अलग विभाग भी मरीज को भर्ती कराने के लिए एक दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकेंगे। आप ये खास रिपोर्ट देखिए जरा। दून अस्पताल प्रशासन ने लिया निर्णय, इमरजेंसी में आ रही शिकायतों के बाद लिया निर्णय, तीमारदारों को भटकना नहीं पड़ेगा, डॉक्टरों की नहीं करनी पड़ेगी खुशामद, एक ही फाइल पर इलाज करा सकेंगे मरीज। दून अस्पताल की इमरजेंसी को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद अब मल्टी डिपार्टमेंट एडमिशन का नियम लागू किया गया है, यानी कि अब अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज की एक ही फाइल पर इलाज कर सकेंगे। दरअसल मरीज को भर्ती करने में लगने वाला समय भी प्रमुख समस्या है। इसका कारण विभागों की आपसी खींचतान रही है। किसी मरीज की इमरजेंसी में आने पर विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं, जिस कारण मरीज के भर्ती होने में विलंब होता है और इस स्थिति को देखते हुए व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है। उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि दून मेडिकल कॉलेज जो है, यहाँ पर कई बार अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं, खासकर जब इमरजेंसी में तीमारदार जो है वो मरीज को लेकर पहुंचते हैं तो कई बार उसमें विलंब किया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग विभाग जो है उन्हें टालने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर उनको भटकना पड़ता है और इससे निजात पाने के लिए अब जो है अस्पताल के प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब अलग से लोगों को जो है सुविधा दी जाएगी और ऐसे में अब मल्टी डिपार्टमेंट एडमिशन का नियम जो है यहाँ पर लागू किया जाएगा। अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर जो है मरीज की एक ही फाइल पर इलाज कर सकेंगे, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी में आता है तो एक ही पर्चे पर अलग अलग फाइलें नहीं बनानी पड़ेंगी, अलग अलग पर्चा नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही फाइल पर इलाज किया जा सकेगा। और अस्पताल की इमरजेंसी को लेकर देखिए कई समय से शिकायतें आ रही थी, जिसमें मरीज को भर्ती करने वाला जो समय था वो प्रमुख समस्या था। इसका कारण विभागों की आपसी खींचतान माना जा रहा था और ऐसे में अब मरीज जो है इमरजेंसी में आने पर एक विभाग से दूसरे विभाग तक उनको भटकना पड़ता था, जो लोग हैं वो उनकी जिम्मेदारी जो एक दूसरे पर डालते थे। ऐसे में अब इससे कहीं ना कहीं निजात मिलने वाला है और जिस परेशानी का सामना लगातार तीमारदारों को करना पड़ता था इमरजेंसी में मरीजों को एडमिट कराने के लिए, अब इससे कहीं ना कहीं निजात जरूर मिलेगा। अब डॉक्टरों की खुशामद उन्हें नहीं करनी पड़ेगी, अब अलग अलग विभागों में उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा और एक ही फाइल में एक ही पर्चे पर अलग अलग विशेषज्ञ डॉक्टर जो है उनके मरीज को देख सकेंगे। इसको लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ओपीडी में पहले से ही ये सुविधा है, लेकिन अब इमरजेंसी में भी मरीजों की सुविधा के लिए मल्टी डिपार्टमेंट एडमिशन शुरू किया जा रहा है, जिससे मरीजों को अलग अलग पर्चा नहीं बनवाना पड़ेगा और डॉक्टर्स अब एक ही पर्चे के जरिए मरीज को देख सकेंगे। कि हमारी जो ओपीडी है, जो आउटडोर सर्विसेज है, उसमें पहले से ही ये प्रावधान है कि एक ही पर्चे पर उस मरीज को जैसे अगर रेफ़र करते हैं आगे तो वो पर्चे पे देखा जाता है। इसी क्रम में आगे हमने इमरजेंसी में भी ये सुविधा देने का एक प्रयत्न किया है कि वहाँ एक पर्चा बनेगा। अगर कोई मल्टी स्पेशलिटी केस है, जैसे कोई चोट लगकर आता है तो कई बार उसमें हड्डी की चोट, पेट की चोट और दिमाग की चोट हो सकती है, तो ऐसे में एक ही फाइल पर तीनों डॉक्टर काम करेंगे। इसी के लिए हमारी एसओपीज बनाई जा रही हैं, जिससे मरीज को कहीं भी कम से कम रेफ़र करने की स्थिति कम से कम बने और मरीज के लिए प्रॉपर इलाज मिले। इस बड़े बदलाव के बाद तीमारदार भी खुश नजर आ रहे हैं और इस बदलाव की प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, ये तो हो रहा है ऐसा कि एक पर्चे में सभी डॉक्टर देख लेते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट भी देते हैं, इलाज भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें और ज़्यादा इधर उधर भागना भी नहीं पड़ता है। बहुत परेशानी होती थी, अब जैसे आप लोग बता रहे हैं
आपके ही अनुसार में बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है, होता ये था कि पर्ची बना दी मैं, चर्म रोग वाली पर्ची मेरे पास। क्या होता था कि माना किसी को उल्टी हो गई, पेचिस हो गई या अन्य कोई दिक्कत है तो इसमें दूसरा पर्चा बनाना पड़ता। ये बहुत अच्छी बात है। हमने ये सुना है कि आप ही के मुखारबिन से कि अब एक ही पर्ची से सारा जो है ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद है सरकार को भी और आप लोगों को भी, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। दून अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सहूलियत के लिए एक नया कदम उठाया है, जिससे मरीज एक ही पर्चे पर अलग अलग विशेषज्ञों से परामर्श ले सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इस निर्णय से आने वाले समय में तीमारदारों को हो रही परेशानी से कितना निजात मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां अपनी लोकसभा के दौरे पर अनिल बलूनी ने सीमांत गांवों का दौरा किया, स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। अनिल बलूनी ने औली का भी दौरा किया, जिस दौरान बलूनी ने केंद्रीय खेल मंत्री से बात की। औली को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। औली को इंटरनेशनल पहचान दिलाने की बात अनिल बलूनी द्वारा कही गई है। अनिल बलूनी अपनी लोकसभा के दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने सीमांत गांवों का दौरा किया और इसी कड़ी में स्थानीय लोगों की समस्याओं को भी अनिल बलूनी ने सुना। वहीं औली का भी दौरा बलूनी ने किया था, जिस दौरान उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री से बातचीत की है। वहीं ये भी कहा है कि औली को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे, यानी कि अनिल बलूनी अब औली को इंटरनेशनल पहचान दिलाने की ओर है। इंटरनेशनल पहचान दिलाना चाहते हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री से भी बातचीत की है औली को लेकर। मैं अलग अलग कार्यक्रमों में रहा और आईटीबीपी के साथ एक कार्यक्रम में पिछले कल से रहा और उनके साथ ही मैं जो सीमांत क्षेत्र के कई गांव थे उन गांव में भी गए, उन गांव की समस्याओं को भी सुना है और उन गांव की जो दिक्कतें हैं उससे अवगत हुआ और प्रशासन को भी इस बारे में बताया। एक विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे सीमांत गांव हैं उनकी गाँव को की समस्याओं को लेकर भी हम लोग जल्दी ही आगे इसमें और कार्रवाई करेंगे। औली को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए, औली को और बड़ा उसको अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने के लिए आज पूरा उस इलाके का भ्रमण भी किया, वहाँ की चीज़ों को भी समझा और वहीं से जो हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया उनसे बात की। और अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने जनपदीय स्तरीय अधिकारियों, खेल संघों के पदाधिकारियों, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों के साथ बैठक की। बैठक में विचार विमर्श के बाद 30 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय खेल सचिवालय द्वारा भेजे गए 3 कैंटरों के जरिए 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए प्रचार प्रसार रैली का आयोजन किया जाएगा। 1 जनवरी को मशाल रैली का आयोजन होगा। जनपद में राष्ट्रीय खेलों के जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। और वहीं अब अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अंकिता का परिवार आज भी न्याय का इंतजार कर रहा है। वहीं राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, जिन पर अंकुश लगाने में धामी सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। अंकिता हत्याकांड और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर करारा हमला बोला है। अंकिता बहन, उत्तराखंड शर्मिंदा है। सत्ता बेपरवाह, तेरे कातिल अभी जिंदा है। अंकिता के परिवार को न्याय का इंतजार। कांग्रेस बोली, आरोपियों को बचा रही सरकार। 18 सितंबर 2022 को हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अंकिता का परिवार अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। वहीं उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मामलों पर धामी सरकार घिरी हुई है। पुलिस के आंकड़े इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इस साल जनवरी से अब तक दुष्कर्म, हत्या, अपहरण, शीलभंग, दहेज, प्रताड़ना, यौन अपराध के नवंबर महीने तक 1448 मामले सामने आ चुके हैं। 18 सितंबर
2022 का अंकिता भंडारी हत्या मामला कोर्ट में वीआईपी का खुलासा नहीं। 30 जुलाई 2024 को रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड, एसआईटी की जांच जारी। 12 अगस्त 2024 को दून आईएसबीटी में दिव्यांग नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार। 24 अगस्त को बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, बवाल के बाद गिरफ्तार। 27 अगस्त को नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष पर लगा महिला के यौन शोषण का आरोप, भारी विरोध के बाद हुई गिरफ्तारी। 2024 में महिलाओं के खिलाफ रेप, हत्या, यौन अपराध के 1448 मामले। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि अंकिता के हत्यारों और वीआईपी को बचाने वाली सरकार के राज में और क्या उम्मीद की जा सकती है। सबसे बड़ा यहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड है, उसमें उसका वीआईपी कौन है ये सरकार नहीं बता पाई। और आज रोज रुद्रपुर की घटना आप देख लीजिए, हम कितनी घटनाएं आपको बताएं जो महिला अपराध में ये प्रदेश प्रतिदिन कोई न कोई महिलाओं के अपराध हो रहा है। मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र का आप देख लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा एक बालिका के साथ यौन शोषण किया गया कई वर्षों तक। आप लाल कुमार दुग्ध संघ का मामला देख लीजिए, वहां का अध्यक्ष जो भाजपा का पदाधिकारी है उसने किस तरीके से यौन शोषण किया। तो कई उदाहरण है यहाँ पर जिसमें भाजपा के लोग भी लिखते हैं। 8 साल से हल्ला मचा रही है, लेकिन जनता जानती है कि सरकार ने तत्काल कार्रवाई की और जो आरोपी हैं वे गिरफ्तार भी हैं और वर्तमान में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस का जो भी ये कार्यक्रम है वो अपने आप में फ्लॉप सिद्ध हुए हैं और इस बार भी होंगे। अंकिता का परिवार न्याय के इंतजार में है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश के दावे करती धामी सरकार के राज में हालात कब सुधरते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अगली खबर रामनगर से है। नगर पालिका में कार्यरत भुवन चंद्र पांडे ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के जिलाध्यक्ष राहुल छब्बाल, विधायक आदेश चौहान, पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र सिंह पाल की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद भुवन चंद्र पांडे ने कहा, परिवार की हमेशा से विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी रही है। सदस्यता ग्रहण करते ही रामनगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस से अपनी दावेदारी करते हुए कहा, पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर पूरी मेहनत और कार्यकर्ताओं जनता के सहयोग से सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। से मैं नगर पालिका में सेवारत हूँ और अभी मैंने मेरे जो रिटायरमेंट के 8 महीने लगभग हैं, 7-8 महीने मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और सेवानिवृत्ति लेकर के मैंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली है। मैं कांग्रेस की विचारधारा का, कांग्रेस की रीतियों का, नीतियों का पुरजोर पूरा प्रयास करूंगा। मैं आजीवन उनका पालन करूं क्योंकि मेरा परिवार लगातार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस ही रहा है। हम कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। तो अपने परिवार वालों से प्रभावित होके, अपने परिवारजनों से प्रभावित होके मैंने रंजीत रावत जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में कांग्रेस का आज दामन थामा है। और जो आज बहुत सारी बातें हो रही, भुवन पांडे जी जो नगरपालिका में सेवारत थे, अपने सेवा काल पूर्ण होने के कुछ महीने पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के कांग्रेस में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। आज उनके ज्वाइनिंग का कार्यक्रम रखा गया है। उसी क्रम में हमारे माननीय विधायक जसपुर यहाँ पर हैं, हमारे पूर्व सांसद और रामनगर के पूर्व प्रत्याशी रहे हमारे एमएलए के महेंद्र पाल जी यहाँ पर हैं। और अगली खबर उत्तरकाशी से है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। मनेरी पुलिस ने 1 किलो 115 ग्राम चरस के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी चरस को आसपास गांव से खरीदकर अच्छे मुनाफे में बेचने की फिराक में था। बरामद चरस की कीमत लगभग 2,20,000 बताई जा रही है।
और आगे बढ़ेंगे अगली खबर उत्तरकाशी की ओर। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान के तहत ब्राहखाल में व्यापार मंडल, चौधरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के श्रमिक, स्थानीय नागरिक और बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया गया और नशा के विरोध के खिलाफ शपथ दिलाई गई। वहीं थाना हर्षिल पुलिस ने हर्षिल बाजार में नशे से संबंधित जन जागरूकता फ्लेक्स बोर्ड लगवाए और स्थानीय लोगों को नशे से दूर रहने के संबंध में पैम्पलेट भी बांटे। हेलो जिंदगी के नाम से ये प्रचार प्रसार का कार्यक्रम। और ये अल्मोड़ा के लाल बाजार स्थित अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। बैंक के एसी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन बैंक कार्मिकों की सूझबूझ और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। तेज वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे बैंक के एसी में आग लग गई। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोगों को सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई। तो बता रहे हैं कि आज सुबह 9 बजे से वोल्टेज जो है 300 से ऊपर थी। आइडियल वालों को फोन कर करके परेशान हो गए, लेकिन कोई फोन ना रिसीव हुआ, ना अभी तक कोई बंदा आया है। और ये जो आग लगने का मेन कारण है शॉर्ट सर्किट और हाई वोल्टेज का। लाला बाजार में जो अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, यहाँ पर तो आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, क्योंकि एक शॉर्ट सर्किट जो बताया जा रहा है कि काफ़ी तेज वोल्टेज आ गई थी, इस वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा था। तो हमारे द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया, लेकिन सब लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा एक सराहनीय प्रयास करते हुए इस आग पर कंट्रोल पा लिया गया। और लक्सर गन्ना समिति परिसर में सैकड़ों किसानों ने गन्ना समिति अध्यक्ष, सचिव और शुगर मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि कम इंडेट और तोल लिपिकों के ट्रांसफर को लेकर शुगर मिल प्रबंधन और समिति सचिव किसानों के साथ छल कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि गन्ना सेंटर पर तैनात तोल लिपिकों का नियमानुसार 15 दिनों में तबादला नहीं किया जा रहा है, जिससे वह तौल केंद्र पर जमकर धांधली कर रहे हैं। 12 दिन पहले एक समझौता हुआ था, पहले भी धरना दिया था, खरीद रुकवाई थी हमने। समझौता हुआ था कि 8 गेट की और गेट की 60,000 की खरीद रोज देंगे, जिसे मिल वालों ने 3 दिन तक तो जारी रखा, 3 से 4 दिन तक। 4 दिन के बाद तोड़ दिया। तो आज फिर किसान इकट्ठा हुए यहाँ से और सब में सहमति बनी है कि भाई हमें नहीं पता, गेट की खरीद 45,000 परमानेंट दी जाए, इतना तक हम सेंटरों की बराबर नहीं होने, जिसमें 3 लाख की खरीद का अब तक की पिड़ाई में डिफरेंस चल रहा था। उसे बराबर करने की खातिर धरना दे रखा था। और एक जो तोल बाबू हैं, जो इनके ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, इनका हर 15 दिन में पहले से ट्रांसफर होता हुआ आया है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ। आपका 1.5 महीना हो गया। कोई किसानों का आदमी तो है नहीं था, आपका चेयरमैन तो है नहीं था भाई। तो मिल वालों ने अपनी मनमानी करते हुए उन्हें लगातार 1.5 महीने से लगातार एक ही तोल बाबू एक ही सेंटर को देख रहा है, जो वहां से अपनी मनमानी का आरोप है। आरोप क्या हो सकते भी है कि जो गेट चल रहा है वो गेट सेंटर से पीछे चल रहा है, और हमारे यहाँ सेंटर जो तोल बाबू है अपनी मनमानी कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पर सभी सेंटरों पे एडवांस गन्ना तोल रखा है, बिना पर्ची तोल देते एडवांस गन्ना डलवा रखा है। तो उसमें मिल में भीड़ होती है, तो इसलिए किसानों का आरोप था जो गेट पर सेंटर पर जो गेट पर गन्ना तोलते हैं कि ये गलत हो रहा है। उसमें सहमति बनी है, और जो मिल से कैन आए थे, कैन अपना तोमर जी और ढिंगरा जी, तो आपस में सहमति बनी है। और वहीं सुशासन सप्ताह के तहत लक्सर ब्लॉक मुख्यालय परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीएम सौरव असवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर में 1.5 दर्जन से अधिक शिकायतें मिली, जिसमें से अधिकांश शिकायतें आपूर्ति विभाग, अक्षय ऊर्जा विभाग और राजस्व से जुड़ी हुई रही। एसडीएम सौरव असवाल ने बताया कि कुछ शिकायतों को मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया है, बाकी से शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को समय रहते निस्तारित करने के आदेश दिए गए हैं। आज सुशासन सप्ताह के अंतर्गत जो बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है ब्लॉक परिसर में, ब्लॉक लक्सर परिसर में, तो उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य यही था, और जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश, जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता जो भी आती है उनकी समस्याओं का समाधान हो, और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको जनता को बताया जाए, वो जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। साथ ही उसमें दूसरा जो एक ऑप्शन था कि जो जनता आती है
वो भी अपनी शिकायतें रखें, वो भी अपनी प्रॉब्लम रखें, तो उनका मौके पर ही निस्तारित हो। तो उसमें हमें जो शिकायतें अभी तक 15 शिकायतें मिल चुकी हैं, जो 15 लिखित शिकायतें आई हैं, बाकी और मौखिक शिकायतें भी जनता कर रही हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी आए हैं, तो उनको मौके पर ही निस्तारित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने वीर बाल दिवस पर साहिबजादों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, उनका बलिदान हमें सत्य, धार्मिकता और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं और माता गुजरी जी की शक्ति हमें करुणा और मानवता की सेवा के मार्ग पर ले जाता है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एलजी मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।